आज की जो करंट न्यूज़ है, जो बाहर गए हुए हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है, डिपोर्टेशन। जो वापस आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, ठीक है। वो इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल तरीके से वहाँ पर गए। कनाडा से भी डिपोर्टेशन होगी आने वाला टाइम, कनाडा में भी ये सेम चीज़ होने वाली है। जो लोग वहाँ पे गलत तरीके से रह रहे हैं, जो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए ये हो गया कि हाँ ठीक है हमारे स्पाउस तो आ नहीं पाएंगे, हम एटलीस्ट हमने जितना पैसा वहाँ पे स्पेंड करा है हम उतना ही पैसा वहाँ से लेके वापस आ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 30 to 35% तो एटलीस्ट उनकी इकनॉमी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर रिलायबल होगी, ठीक है। तो अगर वो उसको ही बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है उनका इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल का बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगा। आज की डेट में थोड़े से चैलेंजेस हैं, बट अच्छे चैलेंजेस हैं। स्टडी वीज़ा दे रहे हैं उन्होंने, एसडीएस वीज़ा कैटेगरी को क्लोज कर दिया है ताकि वो इंडिया के कंपैरिजन में अदर कंट्रीज़ को भी वीज़ा ग्रांट कर पाए। न्यूजीलैंड में स्पाउस जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी स्पाउस जाता है, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा क्वालिटी वाला बच्चा लेता है तो इसके लिए उनकी बिल्कुल सिंपल सी क्राइटेरिया है कि अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए आ रहे हो तो आप अपने स्पाउस को नहीं लेके आ सकते, क्योंकि आप छोटी एज वाले बच्चे, उनके लिए लगता है कि अंडर 21 एज वाला बच्चा अपना मैरिटल रिलेशन को हैंडल नहीं कर पाता इसे। देखो यूरोप आज की डेट में, अगर मैं 2024 की बात करूँ, 2024 से यूरोप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में, बीइंग अ रीज़न कि कनाडा के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, यूएसए के लिए वही लोगों का माइंडसेट एंड ऑल, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने यूरोप के लिए अप्लाई भी करा है। दैट इज़ द रीज़न कि आज की डेट में उनके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि वो अपना सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन ले। जिसका वीज़ा आएगा सिर्फ वही बच्चा इमिग्रेशन में विजिट करेगा, अदरवाइज कोई भी बच्चा इमिग्रेशन नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, आपको खुद जाना पड़ता था इन पर्सन में अपनी फाइल्स वगैरह सबमिट कराने के लिए। Hello everyone, welcome back to the channel of the Immigration Gurus. My name is Raghav Chanda and this is Talk with TIG, a podcast series in which we try to tell you what's best for you if you are also planning to go abroad for higher education. And today we have Ma'am Jyoti Sharma Gandhi with us. Welcome ma'am. Hello everyone. तो पॉडकास्ट की तो मैंने बात कर ली कि एक ऐसी सीरीज जिसमें हम आपको बताते हैं कि अगर आपने बाहर जाना है तो आपके लिए क्या बेस्ट है, बट आज की जो करंट न्यूज़ है, जो बाहर गए हुए हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है, डिपोर्टेशन। तीसरी डिपोर्टेशन भी हो चुकी है यूएसए से इंडिया। करीब 100 से 150 बच्चे जो हैं वापस हर डिपोर्टेशन में आ रहे हैं। मैम इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है आगे? अब पहली बात तो राघव, जो वापस आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, ठीक है। वो इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल तरीके से वहाँ पर गए हैं, और उनका वापस आना जो इन फ्यूचर में जिन बच्चों ने यूएसए में जाना है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला, क्योंकि वो इलीगल है वहाँ पर, उन लोगों के पास कोई वीज़ा स्टेटस नहीं था, वो लोग इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड करके गए हैं वो भी गलत तरीके से, और वो वापस आ रहे हैं। उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा उनको हाईलाइट कर रहे हैं कि कोई 60 लाख रुपए लगा के गया, कोई 50 लाख रुपए लगा के गया। वो गए अपनी चॉइस से गए, ठीक है। कोई अपनी फैमिली रीजंस की वजह से गया, कोई किसी भी रीज़न से गया, ठीक है, बट वो गए गलत तरीके से। जिसका इम्पैक्ट किनको पड़ रहा था, वो स्टूडेंट वीज़ा वाला बच्चा जो जेन्युइन तरीके से अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को, सारी चीज़ों को कंप्लीट करके वहाँ पर जा रहा था, उसका इम्पैक्ट उन बच्चों को पड़ रहा था, क्योंकि वो आफ्टर स्टडीज़ जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे। एलिजिबल इस चीज़ के लिए नहीं कि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, एलिजिबल इस चीज़ के लिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स क्या कर रहे थे, जहाँ पर मान लो ऑन एन एवरेज बच्चे को वहाँ पर 12, 13, $15 पर घंटे के हिसाब से मिलते हैं, इलीगल वाले वही सारा का सारा काम 50% मतलब अपना बिल्कुल अपना रेट कम करके कर रहे थे ताकि वो अपने एक्सपेंसेस वहाँ पे मैनेज कर पाए। तो जाहिर सी बात है वो वापस आएंगे, उनके साथ कुछ वो वाले लोग भी हैं जो थोड़ा सा गलत बैकग्राउंड वाले हैं या कोई चीज़ भी है, ठीक है, वो लोग भी वापस आएंगे, और उनका इम्पैक्ट जो रहने वाला है वो जो जाने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छे रहने वाला है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे काम कर पाएंगे, अपने लिए एक्सपीरियंस ग्रो कर पाएंगे, और सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके जा रहे हैं, लीगल तरीके से वापस जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, वहाँ पर कम नहीं होने वाली। तो इसी की नेबरिंग कंट्री की बात कर लेते हैं, साथ के साथ कनाडा की, हमारी फेवरेट कंट्री। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वीज़ा बहुत इशू आ रहा है आजकल बच्चों को, स्पाउस वालों को खासकर। बिल्कुल, देखो इलेक्शंस का टाइम है कनाडा में भी, वो लोग भी ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग उनके फेवर में आए तो उनके लिए भी बेनिफिट है। दैट इज़ द रीज़न कि आज की डेट में थोड़ा सा वीज़ा
सक्सेस रेट जो है वो कम चल रहा है। राघव, तुम्हें याद होगा हमने ना एक पॉडकास्ट करा था जिसमें हमने पहले ही इस चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन दी थी कि जो लोग वहाँ पर गलत तरीके से हैं, जो लोग अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वो लोग वापस आएंगे। यूएसए में ये चीज़ स्टार्ट हो गई है और आने वाला टाइम कनाडा में भी ये सेम चीज़ होने वाली है। जो लोग वहाँ पे गलत तरीके से रह रहे हैं, जो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए ये हो गया कि हाँ ठीक है हमारे स्पाउस तो आ नहीं पाएंगे, हम एटलीस्ट हमने जितना पैसा वहाँ पे स्पेंड करा है हम उतना ही पैसा वहाँ से लेके वापस आ जाएंगे, या कुछ भी चीज़ें रहने वाली है। तो होने वाला उनके साथ भी वही सेम चीज़ है। कनाडा से भी डिपोर्टेशन होगी, तब होगी जब वहाँ पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन लोगों के फेवर में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बिल्कुल ही स्टडी वीज़ा या इमिग्रेशन बिल्कुल ही बंद कर देगी, क्योंकि अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 30 to 35% तो एटलीस्ट उनकी इकनॉमी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर रिलायबल होगी, ठीक है। तो अगर वो उसको ही बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है उनका इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल का बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगा। आज की डेट में थोड़े से चैलेंजेस हैं, बट अच्छे चैलेंजेस हैं। स्टडी वीज़ा दे रहे हैं उन्होंने, एसडीएस वीज़ा कैटेगरी को क्लोज कर दिया है ताकि वो इंडिया के कंपैरिजन में अदर कंट्रीज़ को भी वीज़ा ग्रांट कर पाए, ठीक है। अगर इंडिया के वीज़ा सक्सेस रेट कम हुआ है तो नेपाल का वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ा भी। वो लोग भी थे वहाँ पर जिनको पहले से ही, जिनके लिए वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ 30% थी, उनके लिए बेनिफिट है। उनको ये लगता है कि ठीक है अब हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग अपने लिए कर पाएंगे। बट अगर हम इसको इस वे में लेके चले कि हाँ वीज़ा कम आ रहे हैं, ठीक है वीज़ा कम है, कोई इशू नहीं है। आप बैचलर के लिए जा रहे हो, आज की डेट में आपके लिए वीज़ा है, ठीक है। आप ट्रेड कोर्सेज़ के लिए जा रहे हो, आज की डेट में आपके लिए वीज़ा है। हाँ फॉर श्योर वो लोग फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं, उनके लिए भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस अकॉर्डिंगली काम करें। देखो ह्यूमन एरर है, हर जगह पे रहते ही रहते हैं, तो चीज़ें हैं ठीक है आज थोड़ी सी ख़राब है, कल थोड़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि लोग कनाडा जाना बंद कर देंगे। अब अगर कनाडा की बात करें, कनाडा इसलिए इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया क्योंकि जिसको देखो कनाडा प्रमोट कर रहा था, इजी प्रोसेस था, इसलिए सारे के सारे लोग कनाडा प्रमोट कर रहे थे। और कनाडा की नेगेटिविटी भी ज़्यादा इसीलिए ही आ गई क्योंकि एकदम से उन्होंने अपने सिस्टम को थोड़ा सा टाइट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का तो कभी किसी ने जिक्र नहीं करा, ऑस्ट्रेलिया के भी तो रूल्स इतने टाइट रहते हैं, सबसे टाइट ही उन्हीं के ही, बिल्कुल सबसे ज़्यादा टाइट ऑस्ट्रेलिया के रहते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है या वो नॉलेज शेयर नहीं कर रहे हैं चैनल्स के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा कि अच्छा ठीक है ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी ऐसी है जो हर साल अपना वीज़ा कम कर देती है। कनाडा प्रमोट हुआ, कनाडा में लोगों ने प्रमोट करा, ठीक है भाई कनाडा इमिग्रेशन ने बोला कि अगर आप 1 साल की स्टडी के लिए भी आ रहे हो, हम आपको आफ्टर स्टडी 3 इयर्स का वर्क परमिट देंगे। सेम रूल्स आर विथ न्यूजीलैंड, ठीक है, बट न्यूजीलैंड तो हाईलाइट नहीं हुआ। रीज़न क्या है कनाडा का और यूएसए का इतना हाईलाइट होने का? इनका प्रोसेस बहुत ईजी। कोई भी अगर आज की डेट में कोई अपना न्यू इमिग्रेशन का ऑफिस ओपन कर रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इजी है कनाडा सेल कर लो, यूएसए सेल कर लो, बहुत इजी। ऑफर लेटर्स ही तो लेनी है, बाकी का प्रोसेस तो आराम से हो ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इतना ज़्यादा इसलिए क्यों नहीं हाईलाइट हो पाता है क्योंकि वो उनके 2 चीज़ों के लिए वो दे आर वेरी फसी। वो लोग फंसी हैं अपने फाइनेंशियल्स के लिए, ठीक है, और अगर आपके इनकम डॉक्यूमेंटेशन अच्छे नहीं हैं तो वो बहुत ज़्यादा फंसी। इसीलिए ये दोनों कंट्रीज चाहे ये आपको सेम बेनिफिट कनाडा और यूएसए जितने दे रहे हैं, बट इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, या पॉपुलर है बट हमारे सोशल मीडिया इसके ऊपर इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई ठीक है हम लोगों के पास 6 महीने पुराने फ़ंड नहीं है या 3 महीने पुराने फ़ंड नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे, हम न्यूजीलैंड नहीं जा पाएंगे। जबकि यूएसए और कनाडा में क्या होता था, आप रीसेंट फाइनेंशियल चला दो चल जाते हैं। तो ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की बात, न्यूजीलैंड की बात, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात। इसके अलावा भी तो बच्चे जाना है। स्पाउस तो इतनी इजीली हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को नहीं मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी इजीली स्पाउस जाए। न्यूजीलैंड में क्या स्पाउस जा सकता है साथ? बिल्कुल,
न्यूजीलैंड में स्पाउस जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी स्पाउस जाता है, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा क्वालिटी वाला बच्चा लेता है तो इसके लिए उनकी बिल्कुल सिंपल सी क्राइटेरिया है कि अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए आ रहे हो तो आप अपने स्पाउस को नहीं लेके आ सकते, क्योंकि आप छोटी एज वाले बच्चे, उनके लिए लगता है कि अंडर 21 एज वाला बच्चा अपना मैरिटल रिलेशन को हैंडल नहीं कर पाता इसे, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के लिए वहाँ पे जा रहे हो, आपके स्पाउस की और आपकी क्वालिफिकेशन दोनों की बैचलर्स डिग्री है, आप वहाँ पे जा सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशंस अच्छी होती है, बस यही माइंडसेट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के केस में मास्टर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो लोगों को ये लगता है कि अगर आप रीसेंट पास आउट स्टूडेंट नहीं हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं देगा, ठीक है। बट अगर आप वर्किंग हो, आप सैलरी इन अकाउंट ले रहे हो, सारे आपके पास जस्टिफिकेशंस हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपको विद स्पाउस मास्टर्स के लिए जाने की परमिशन देता है, बट आपके पास आपके गैप के जस्टिफिकेशंस होने चाहिए। सेम थिंग आर विद न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी कोई एज बार नहीं है, आप 55 इयर्स की एज वाले पर्सनस भी हों, इमिग्रेशन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि आप अपनी स्टडी को रिकंटिन्यू करना चाहते हो तो वो आपको वीज़ास ग्रांट देती है, बट सिंपल सी कंडीशन है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। इफ़ आई एम मैरिड, ठीक है, और मैं ये इमिग्रेशन को ये जस्टिफिकेशन देती हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ के 4 साल मेरी शादी हुई है, मेरे को इन लॉज को मैंने टाइम दिया है, मेरे बच्चे हुए हैं, मैंने अपने बच्चों की टेक केयर को टाइम दिया है, नाउ आई वांट मूव टू न्यूजीलैंड और मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती हूँ, ये मेरे पास गैप जस्टिफिकेशन है, ठीक है, दैट इज़ अ जेन्युइन गैप जस्टिफिकेशन। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। उस जस्टिफिकेशन के ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर आपको वीज़ा भी देती है। हमने वीज़ाज लिए भी हैं इन जस्टिफिकेशंस के साथ, बस आपको वहाँ पर जेन्युइन रहना है, क्योंकि जितने आप जेन्युइन रहोगे, ठीक है, आप जितने जेन्युइनिटी के अपने डॉक्यूमेंटेशंस उनको दोगे, लेट्स से कि इमिग्रेशन ने आपको कॉल कर दिया, जो जस्टिफिकेशन आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अपने गैप के लिए दी हुई है, वही सेम चीज़ आपसे वीज़ा ऑफिसर चाहे 1 बार चाहे 10 बार घुमा के पूछ ले, आप अपनी उस बात के ऊपर स्टिक रहते हो तो इमिग्रेशन आपको वीज़ा देती है। कनाडा का एक्सपेंस आता है 25-26 लाख रुपीज़, सेम विद द न्यूजीलैंड, ठीक है, ठीक है। न्यूजीलैंड में भी आपको 25 to 26 लाख रुपीज़ का फंड आता है, आपको 1 ईयर की फ़ीस पे करनी है, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस करना है। कनाडा में उसको GAC बोलते हैं, न्यूजीलैंड में उसको FTS बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। लोगों को बहुत कम पता है न्यूजीलैंड के बारे में, चाहे न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ही चलता था। पंजाब और हरियाणा वाले बच्चों के लिए तो कनाडा इमिग्रेशन ने वीज़ा ही 2016 के बाद शुरू किया। आपने तो खुद ही अपना एक्सपीरियंस ही शुरू किया था। उससे पहले तो चलता ही न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया था, क्योंकि 2012 में UK बैन कर दिया था, UK ने स्टूडेंट्स लेने ही बंद कर दिए थे बिकॉज ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, एकदम से बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो गई थी वहाँ पर, तो उस टाइम के ऊपर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया चल रहा था। UK भी अब 2019 में जाके खुला है। अगर पहला बैच अगर न्यूजीलैंड UK का गया है वो 2018 सितंबर में पहला बैच गया, उसके बाद उन्होंने इसको फुल फ्लेज में ओपन करा है। डोंट नो ये भी अब कितना टाइम तक जाएगा, ऑलमोस्ट इसको 6 years हो गए हैं UK चलते हुए, डोंट नो ये कितना टाइम तक और वीज़ा देंगे। बट अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ, सेम एक्सपेंस है, आपको फ़ीस पे करना है, आपको अपना लिविंग एक्सपेंस FTS पे करना है, बस FTS की कंडीशन आप पे लगती है या नहीं लगती है ये डिसाइड करता है वीज़ा ऑफिसर, जिसके पास आपकी फ़ाइल गई है। अगर उसको लगता है कि ये बच्चा जेन्युइन है, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मतलब फैमिली से बैकग्राउंड रखता है, तो वो उन बच्चों को नॉन FTS में भी वीज़ा देते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट कटिंग बिल्कुल 50% रह जाती है। ओके, ठीक है, बट लोग प्रमोट नहीं करते हैं बीइंग अ रीज़न कि उनको आता नहीं है कि हाँ न्यूजीलैंड को सेल आउट कैसे करना है या न्यूजीलैंड में बच्चे की क्वेरीज को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ना कनाडा और न्यूजीलैंड के एक्सपीरियंस में कोई इशू है, ना उनके एडमिशन क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस है। ऐसा भी नहीं है कि वो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको बोलती है आप अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेके आ सकते, या सिर्फ और सिर्फ कनाडा ही एक इकलौती ऐसी कंट्री थी जो ये कहती थी कि अगर आपके बच्चे की एज 5 साल से ऊपर आप उसका स्टडी वीज़ा लगा सकते। नहीं, ये सारी चीज़ें न्यूजीलैंड में भी हैं, बस लोगों को उसका प्रोसेस नहीं पता है, इसलिए लोग इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं, थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। बिल्कुल। कनाडा ईजी टू गो है,
कुछ नहीं दिखाना, भाई ठीक है आपकी एस कैटेगरी में है, लगा दो जी फाइल, वीज़ा आ गया नहीं आया नहीं, ठीक है। उस केस में लोगों का क्या होता है, उस केस में लोगों का 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान होता है। बीइंग अ रीज़न, अगर मान लो किसी बच्चे की रिजेक्शन आ गई, फीस वापस मंगवाएगा, जीआईसी वापस मंगवाएगा, रेट के कन्वर्जन में डिफरेंस रहता है, जाहिर सी बात है। जब आप पे करते हो तो डॉलर रेट कुछ और होता है, जब आपके पास वापस आता है उस टाइम के ऊपर डॉलर रेट कुछ होता है। न्यूजीलैंड में ये सारी झंझटें हैं ही नहीं, क्योंकि आपको पे ही वीज़ा के बाद करना, तो जाहिर सी बात है वो जो आपका 2-2.5 लाख रुपए का आपका जो नुकसान रहता है, आप उसको भी सिक्योर कर लो। थोड़ा सेफ एंड सिक्योर फील करता है बच्चा। बिल्कुल सेफ रहता है, आप इजी प्रोसेस है। आपने ऑफर लेटर मंगवानी है, आपका ऑफर लेटर आया, स्ट्रेट गो स्टार्ट द वीज़ा प्रोसेस, दैट्स इट। चलिए, ये तो बात होगी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अपना कनाडा और यूएस की। अब पूरे का पूरा एक यूरोपियन बचता है हमारे पास सेक्टर, उसके अंदर बच्चा कैसे जा सकता है, कौन जा सकता है, किसको जाने में वहाँ बेनिफिट है, क्या स्पाउस जा सकता है? देखो, यूरोप आज की डेट में, अगर मैं 2024 की बात करूँ, 2024 से यूरोप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में, बीइंग अ रीज़न कि कनाडा के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, यूएसए के लिए वही लोगों का माइंडसेट एंड ऑल, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने यूरोप के लिए अप्लाई भी करा है। दैट इज़ द रीज़न कि आज की डेट में उनके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि वो अपना सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन लें। जिसका वीज़ा आएगा सिर्फ वही बच्चा इमिग्रेशन में विजिट करेगा, अदरवाइज कोई भी बच्चा इमिग्रेशन नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, आपको खुद जाना पड़ता था इन पर्सन में अपनी फाइल्स वगैरह सबमिट कराने के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब सारा कुछ ऑनलाइन है, इजी प्रोसेस है, आप अपने घर पे बैठ के अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इसमें स्पाउस की, तो स्पाउस के लिए देखो, ये लोग ना ज़्यादा स्टडी को प्रमोट करते हैं, बिकॉज यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इनकी सिटीज़ की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो आई गेस हमारा महाराष्ट्र से ज़्यादा बड़ा होगा, नो डाउट हमारा महाराष्ट्र से ज़्यादा बड़ा होगा, हमारा दिल्ली से ज़्यादा बड़ा होगा, बट लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है यूरोप में। बट लोगों के लिए वहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी रहता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रहती है, कोई फ्रेंच को ज़्यादा प्रमोट करता है, कोई डच को ज़्यादा प्रमोट करता है, तो लैंग्वेज का इशू भी वहाँ पर बच्चों के लिए रहता है। प्लस अगर मैं स्पाउस की बात करूँ तो स्पाउस के लिए आप आफ्टर 3 या आफ्टर 6 मंथ आप उनके लिए वीज़ाज़ अप्लाई करते हो, विजिटर वीज़ाज़ जो रहते हैं, क्योंकि वर्क वीज़ा इतनी ईजिली वहाँ पे मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो 9 मंथ्स का मिलता है। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ द स्टडी। बिल्कुल, वो थोड़ा सा ड्यूरेशन एंड ऑल सारा कुछ कम रहने वाला है। फिर बच्चों के लिए ये आ जाता है कि ठीक है, हम स्पाउस को कैसे लेके चलें। अब जैसे फिनलैंड में स्पाउस के साथ बच्चा अप्लाई कर सकता था, और आज की डेट में फिनलैंड में क्या इश्यू चल रहा है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो इन फिनलैंड, 2-2 महीने का वेटेज हो गया है ऑफर लेटर का। तो टर्नअराउंड टाइम इतना बढ़ा दिया उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि कम फीस कम बजट वाला सारी चीज़ें हैं, तो लोगों ने प्रेफर भी करी है। 14,000 यूरो फीस है, आपको 7,000 यूरो अपना लिविंग एक्सपेंस दिखाना है, 320 यूरोज़ आपकी इमिग्रेशन फ़ीस है। बस लोगों के लिए ये हो गया कि चलो ठीक है, कहीं और नहीं हो रहा, चलो कहीं तो जाना ही है, तो फिनलैंड चले जाते हैं। अब इतनी एप्लीकेशंस आएंगी, उन लोगों के लिए भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि ठीक है, हम इतने बच्चे की कैपेसिटी को संभालेगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि चीज़ें अनसर्टन हैं, बच्चों के लिए ये भी क्लैरिटी नहीं है, हम जाएं ना जाएं, कौन सी कंट्री में जाएं। अब यूएसए के लिए बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि यूएसए तो डिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बीच में जो सबसे पहला प्लेन लैंड करा उसके बीच में कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि हम लोग तो स्टडी वीज़ा पे गए थे, हमें भी वापस भेज दिया। इधर उनसे पूछे, भाई अगर तुम स्टडी वीज़ा पे थे, वो तुम्हें वापस क्यों भेजेंगे? या तो तुमने वहाँ पे जाके साइलम अप्लाई करी, तुमने बोला कि हाँ ठीक है भाई, नहीं मैंने नहीं पढ़ना है, मैं तो साइलम अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि यूएसए में कहता था बच्चों की मेंटालिटी ही ये हो गई थी कि हम वहाँ पे जाएंगे, साइलम अप्लाई करेंगे, हमें साइलम मिल जाएगी, ठीक है जी, गुड टू गो है सारा कुछ बढ़िया। नहीं जाना है पड़ेगा इंडिया, कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरीके से फैमिली को यहाँ पे बुला लें। कनाडा में भी जो बच्चे गए उन्होंने भी तो यही चीज़ करी, तो वो चीज़ें बच्चों के दिमाग में बैठ गए कि अगर हम भी यूएसए के लिए अप्लाई करेंगे या हम अदर कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, हमारा होगा तो है नहीं कुछ भी, हम करेंगे क्या?
जितना आज की डेट में आप इंस्टाग्राम देखो, कोई भी बड़ी कंट्री की बात नहीं करता, कोई नहीं कहता आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप न्यूजीलैंड चले जाओ, यूके यूएसए चले जाओ, कोई नहीं कहता। लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं? यूरोप। ठीक है, लग्जमबर्ग का किसी ने नाम भी इतना नहीं सुना था, बीच में प्रमोट हो गया, लग्जमबर्ग चले जाओ, वर्क वीज़ा ले लो, स्विट्ज़रलैंड चले जाओ। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में स्टडी अच्छी है, आप यूरोप चले जाओ। ठीक है, अब फ्रांस के बहुत सारे बेनिफिट्स आए, जैसे इमिग्रेशन फीसिस वेवर्स एंड ऑल, बहुत सारी। देखो, यूरोप बहुत सुंदर, ऐसा नहीं है कि यूरोप सुंदर नहीं है, यूरोप बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे एडवांटेजेस भी हैं, पर अगर आप उसको सही तरीके से लेके जाओ। और अब अगर यूरोप इमिग्रेशन भी इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही है राघव, तो ये बहुत अच्छा होने वाला। जो फेक डॉक्यूमेंटेशंस के साथ फाइलें लगती थी, या जो जितना भी ये लोग गंद डाल देते थे, ठीक है, गंद कौन डालता है? एजेंट्स डालते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम दे दो, डॉक्यूमेंटेशन दे दो, सारा कुछ हम बना के लगा देंगे, वर्क वीज़ा ये वो सारा कुछ फ्रॉड। ठीक है, तो हर एक कंट्री की एक लिमिटेशन रहती है। जितना फ्रॉड यूरोप में भी हो गया है 2024 से लेके अब तक, बंद ही करेंगे वो बोलेंगे भाई तुम लोग घर पर ही ठीक हो, हमें नहीं चाहिए तुम लोग। स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्टूडेंट जा सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज़ रेकमेंड, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना जेन्युइन वे में रहो, क्योंकि जेन्युइनिटी आपको हमेशा बचाती है। आपके फेक डॉक्यूमेंटेशंस लगे होंगे, आपको पता नहीं होगा आपके एजेंट ने आपकी फ़ाइल में क्या लगा दिया, उससे क्या नुकसान होगा, आपको बैन भी लग जाएगा तो बोलेगा सॉरी आपकी रिफ्यूज़ल, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो बहुत बहुत स्मार्ट वे में होके चलना पड़ता है। अब जैसे I-20s का फ्रॉड होता है, ठीक है, ऑफर लेटर्स का फ्रॉड होता है, बच्चों को ये चीज़ें पता भी है, वेरीफाई कैसे करनी है, बट फिर भी बच्चे इन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, तो वो उन चीज़ों को क्लैरिटी में लेके ही नहीं आ पाते हैं। या कंसल्टेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को क्लैरिटी देते ही नहीं है कि ठीक है बेटा, अगर हम कोई भी आपका केस प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ भी मेल आईडी वगैरह या कुछ भी, हमारे पास कुछ भी मेल आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमसे पहले आपके पास आएगा। बिल्कुल, ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं उसको बोलती हूँ, बच्चा मेरे से पूछता है कि ऑफर लेटर का टर्न अराउंड टाइम कितना है, तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती हूँ इतना टर्न अराउंड टाइम में, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। बट अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी कन्वर्जेशन वगैरह कुछ होगी, तो अगर मेरे पास कुछ आएगा तो मेरे से पहले आपके पास आएगा। अगर बाय एनी चांस मेरे पास ऑफर लेटर डिले होता है और आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती है डायरेक्ट मेल पे, बिल्कुल डायरेक्ट मेल पे कर देती है। अगर मैं यूके की बात करूँ तो कास्ट लेटर पहले बच्चे के पास आ जाता है, 24-48 घंटे पहले बच्चे के पास चला जाता है, एजेंट्स के पास तो बाद में आता है। तो वो वाली चीज़ें बच्चों को हमेशा चेक करनी पड़ती हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने कंसल्टेंट्स के ऊपर कि ठीक है, मेरा कंसल्टेंट्स तो भाई, मेरा कंसल्टेंट ने मुझे तो जैसे बोला मैं तो वैसे ही करूँगा। ठीक है, तो वो वाली बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। बट अगर किसी को अपना प्रोसेस करना है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप गलत चीज़ें अडेप्ट करते हो, तो थोड़ी सी अच्छी नॉलेज भी अडेप्ट करो। ठीक है, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, हर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसका एक अलग से यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया का, एडमिशन क्राइटेरिया का पेज बना होता है, सारा कुछ है। आप वेबसाइट्स पे जाओ, उनकी चेक करो। जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, एटलीस्ट आपको उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना कि उसकी वेबसाइट कैसे दिखती है। मुझे अपना यूनिवर्सिटी का पेज भी स्क्रॉल करना आता है या नहीं आता। सो बहुत सारी चीज़ें 2025 में बच्चों के लिए मैटर करने वाली हैं। अगर कोई अपना स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान आउट कर रहा है रैदर देन फॉर अ गो अब्रॉड, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, आप जिस मर्जी कंट्री में अप्लाई कर लो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही रहने वाली है। All right, so with that in our mind, thank you so much everyone for joining. Thank you so much, ma'am, and we shall see you in the next one.